गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा और उसके पहले हम विमा के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको बताया भी गया था कि विमा आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूरी आपकी साल भर आपके साथ चलेगा। हर चैप्टर में विमा की जरूरत पड़ेगी। तो विमा से कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं विमा से, जिसमें जो पहला टाइप का न्यूमेरिकल है वो आज हम समझेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में कहता क्या है पहले हम उसको समझते हैं। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल होता है इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी और बताया जाएगा कि ये भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती हैं और आपसे कहा जाएगा कि विमीय विधि द्वारा इसके सूत्र की स्थापना कीजिए या सूत्र ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका जो टॉपिक है आज का वो है विमा की सहायता से सूत्र ज्ञात करना। आपको विमा की हेल्प लेनी है और सूत्र का निर्माण करना है। अभी तक जितने आप जैसे सूत्र याद करते थे तो विमा की सहायता से आप किसी भी टर्म का सूत्र बना भी सकते हैं। वो कैसे वो समझते हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। इसके हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक इस वीडियो में और एक नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की प्रभावकारी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है तो विमीय विधि से आवर्तकाल t के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। विमीय विधि का हमको इस्तेमाल करना और सूत्र व्युत्पन्न करना है। यहाँ पर अगर हम देखें पहले तो सरल लोलक क्या होता है, तो सरल लोलक को इंग्लिश में कहते हैं पेंडुलम। आपने घड़ी देखी होगी जिसमें पेंडुलम नीचे होता है जो आपका मूव करता रहता है इधर उधर। या अगर आप किसी रस्सी में अगर कोई नीचे भारी चीज बांध दें और उसके बाद उसको थोड़ी दूर ले जाके छोड़े तो वो दोनों साइड मूव करेगा। इस तरह के मोशन को कहा जाता है आपका सरल लोलक। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। कहा गया है यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी पहला टर्म क्या मिल गया, आवर्तकाल, निर्भर किन चीजों पर कर रहा है, प्रभावकारी लंबाई l, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g, 3 चीजों पर ये निर्भर कर रहा है। अब कोई भी फॉर्मूला हम बनाते हैं, अगर टी का हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर जो बाकी टर्म्स होंगे यानी m होगा, l होगा और g होगा, उनकी कुछ ना कुछ घातें होंगी। क्योंकि हम जैसे फॉर्मूला अगर बल का फॉर्मूला लिखे F बराबर ma, तो बल किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान m पर और त्वरण a पर। m की पावर कितनी है, 1, यानी घात कितनी, 1, और त्वरण की भी घात कितनी, 1। तो इसी तरह इसका भी जो फॉर्मूला बनेगा उसमें भी l की कुछ पावर होगी, m की कुछ पावर होगी और g की भी कुछ पावर होगी। तो हम लोग एक थ्योरी लिखते हैं और मान लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया कि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान की घात कितनी है a, लंबाई की घात कितनी है b और गुरुत्वीय त्वरण की घात कितनी है c। आप किसी को भी पहले या किसी को भी बाद में कर सकते हैं, किसी की भी घात कुछ भी मान सकते हैं, XYZ आप मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब ये है तो आपका t का इक्वेशन देखने में कैसा लगेगा, क्योंकि m की घात a है, l की घात b है और g की घात c है। तो t जो है वो प्रोपोर्शनल आपका होगा m की पावर a के इंटू l की पावर b के इंटू g की पावर c के, इन घात के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों प्रोपोर्शनल क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है कई बार एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसको नियतांक कहते हैं। तो आप उस नियतांक को फिट कर देते हैं, इस नियतांक को कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम k लगा दें तो t बराबर आपका बनेगा k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये इक्वेशन नंबर 1, यहां तक आपको काम करना है, इतना आपको समझना है पहले। अब इसका कुछ फॉर्मूला जो हमको बनाना है विमा की सहायता से, तो अब इक्वेशन नंबर 1 में हम विमा रख देंगे टर्म्स की। अब t आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मतलब क्या है, समय। समय की विमा आपको पता होगी कैपिटल T ही होती है। यहाँ पर k आपका नियतांक है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती यानी विमाहीन। फिर बात करें m की, m आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, कैपिटल M होती है, पढ़ा होगा आपने। l आपका क्या है, लंबाई यानी लेंथ, लेंथ की विमा क्या होती है, कैपिटल L होती है। और g आपका है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मात्रक अगर आपको याद हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लंबाई और प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड मतलब टाइम और प्रति मतलब बटे में। तो अगर यहाँ से त्वरण की विमा हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, आपको बताई भी गई है पहले। अगर आप त्वरण की विमा लिखना चाहो तो पहले तो मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब हो गया लंबाई यानी हो गया L,
बटे सेकंड स्क्वायर मतलब हो गया आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जो आपका नीचे से ऊपर जब जाएगा, यहां से आपका जो टी स्क्वायर ही ऊपर आएगा तो एल टी की पावर हो जाएगी -2। ये आपकी त्वरण की विमा आ गई। तो अब सारे टर्म्स की विमा इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो चेक करते हैं विमा रखने के बाद। हमने विमा जहां के विमाहीन है आपको बता दिया गया, आप समीकरण 1 में विमा रखने पर विमा रखते हैं। तो टी की विमा टी होगी, समय है, एम की विमा एम होगी, एल की विमा एल होगी और जी की विमा अभी निकाली हमने एल टी की पावर -2। अब क्योंकि इन सब की पावर ए बी और सी लगी हुई है तो वो पावर साथ में लगी रहेगी। आपको पता ही है जब हम ब्रैकेट ऊपर या पावर की पावर जब होती है घात की घात, यानी अगर हम मान लें एक्स की पावर लिखी हो ए और उसकी पावर लिखी हो बी, तो घात जब ब्रैकेट खोलते हैं तो घातों का हो जाता है गुणा, यानी एक्स की पावर हो जाती है आपकी, एक्स की पावर हो जाएगी आपकी ए बी, घातों का गुणा होगा। वही काम यहां भी करेंगे, हम घातों का करेंगे गुणा। तो चेक करते हैं, घातों का गुणा किया, जब घातों का हमने गुणा किया तो आपका अगला टर्म आ गया यहां से। अगर आप देखें एल जो है आपका आखिरी पार्ट जो है एल टी की पावर -2, इसमें जब घातों का गुणा किया तो पहले लिख लिया हमने यहां पर देखिए एल की पावर सी, घात सी का अंदर गुणा हुआ, और टी की पावर -2c। पहले एम की पावर ए और एल की पावर बी तो पहले भी था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। यहां पर देखिए अब एल आपके 2 बार हो गए, यहां पर आपके ये देखिए एल की पावर बी और एल की पावर सी, ये भी आपने पढ़ा होगा मैथ में। अगर आपका एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन लिखा हो तो जब गुणा करते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। एक्स की पावर हो जाएगा एम प्लस एन, तो घाते जुड़ गई। जब घाते जुड़ी तो बी और सी घाते थी, दोनों घाते जुड़कर कितनी हो गई, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर -2c आपका हुआ। आगे चलते हैं, यही हमारा लास्ट जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी। इसी से शुरुआत करते हैं। अब बाई कंपैरिजन, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे। तो बाई कंपेयरिंग, दोनों साइड की विमा को कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एम, क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस साइड में, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख के बताइए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर एम दिखाई दे रहा है, यानी आपका एम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। जब एम नहीं है तो मतलब उसकी पावर भी क्या होगी, 0। किसी टर्म की अगर पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये आपको पता होना चाहिए। अगर x की पावर 0 लिखा हो तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर m नहीं है, मतलब m की पावर कितनी होनी चाहिए थी, 0। तो हमने कंपेयर अगर कर दें तो आपका a बराबर कितना मिल गया, 0, क्योंकि m देखिए LHS में m है ही नहीं। इसी तरह अगर l देखें, क्या LHS में l है, नहीं, LHS में L भी नहीं है, मतलब L की भी पावर कितनी होनी चाहिए थी, 0। पर हमारी यहाँ पर पावर क्या दिख रही है, B प्लस सी। तो मतलब B प्लस सी बराबर भी क्या होगा, 0। और B प्लस सी बराबर 0 तो B बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का C। इसी तरह हम T को चेक करते हैं। तो T की पावर देखिए इस पार कितनी दिख रही है आपको, इस पार आपको T की पावर दिख रही है -2c, और इस पार टी की पावर कुछ नहीं दिख रही। मतलब जब पावर कुछ नहीं दिख रही पर टर्म है, मतलब टी की पावर यहाँ पर कितनी है आपकी, 1। दोनों साइड का कंपेयर करते हैं, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर -2c, तो दोनों साइड का कंपेयर किया तो -2c बराबर कितना मिल गया, 1। अगर c बराबर निकालना चाहें तो c बराबर -1/2। अब ये जो आपकी c की वैल्यू मिली, इस c की वैल्यू को अगर हम उठाकर रख दें यहां पर तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने c की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट की, जब वैल्यू वहां पर रखी हमने c की तो हमारा b की वैल्यू प्राप्त, b बराबर हमको पता है -c होता है, c की वैल्यू रख दी -1/2 और माइनस एक बार माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b बराबर हो गया 1/2। तो यहां से देखिए a बराबर कितना मिला, 0, b बराबर कितना मिला, 1/2, c बराबर कितना मिला, -1/2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए आपको जरूरत है, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 फिर से यहां पर लिया है। अब a बराबर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जो वैल्यू थी a बराबर 0,
बी बराबर 1/2 और सी बराबर माइनस का 1/2। सारी वैल्यू यहाँ पर इसी में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो रख के देखते हैं वैल्यू। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन 1 वी गेट, वैल्यू रखी गई। देखिए जो आपको वैल्यू दिखाई गई थी, ए बराबर 0, बी बराबर 1/2 और सी बराबर -1/2। अब m की पावर 0 अभी आपको बताया, घात 0 होने का मतलब टर्म कितना हो जाता है 1। तो यहां से आपका अगर t आगे सॉल्व करें तो t बराबर हो गया k, l की पावर 1/2 ऊपर और g की पावर -1/2 है तो नीचे ले आएंगे, बटे में तो पावर हो जाएगी प्लस में। अब 1/2 अगर पावर आपको याद हो तो 1/2 पावर का मतलब होता है बटे, ये याद रखिएगा। जो आपका अंडर रूट लगाया जाता है, जो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, उसका मतलब होता है 1/2 पावर। तो t बराबर यहाँ पे आगे चेक करेंगे तो l/g दोनों की पावर 1/2 है, तो दोनों की पावर 7 लिख दी गई। अब 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो t बराबर हो गया k और अब आपका लग जाएगा स्क्वायर रूट l/g। ये आपका डेरिवेशन करके फाइनल रिजल्ट मिला। अब क्योंकि यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं और एग्जाम में आप यहां तक भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पर क्योंकि हम t बराबर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और हमको पता है k बराबर होता कितना है 2π, तो हम वो 2π k की जगह पर पुट कर देते हैं। जब वैल्यू रख देंगे तो आपका t बराबर मिल जाएगा 2π√l/g। ये l/g आपका हो जाएगा आज का फाइनल रिजल्ट। अगर आपको k का मान पता है कि 2π होता है तो रखेंगे, यहां तक जाएंगे, वरना जो आपका यहाँ ये इक्वेशन आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आज का सवाल था। इसी से रिलेटेड एक दूसरा सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये पोर्शन अच्छे से समझा दिया जाए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपके बुक में 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें से ये आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।